हेलो फ्रेंड्स, आज जो है इस सेशन में इससे पहले हम जो डिस्कस कर चुके थे वो रेशो में हमने जान लिया था कि वैल्यू, जब भी कोई क्वेश्चन में वैल्यू आती है और हम उसको जब हमारे माइंड में एक्सप्लेन कर लेते हैं तो उसके बाद उस वैल्यू के नीचे वही वैल्यू मतलब अनुपात उसी तरीके से आता है जिस वैल्यू को हम पहचान रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर आगे जो है, जो हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट जान लिया था, उसको क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन चेंज होता है लैंग्वेजली तो हम उसके अकॉर्डिंग करना सीखेंगे। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। यहाँ जो है आप इसको जो है कॉन्सेप्ट फर्स्ट में आप इसको जो है डिनोट कर सकते हो। और इसमें जो है जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है दो वेरिएबल्स ए और बी। ठीक है, ए और बी दो वेरिएबल्स हैं और इनके लिए जो है हमें रेशो दिया हुआ है। रेशो मान लीजिए दिया हुआ है 5:6। ठीक, और उसके बाद जो है बी और सी इसके लिए जो है हमें वेरिएबल्स के लिए जो है रेशो दिया हुआ है मान लीजिए 12:13। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट को जान लेना है और उस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद उसको लैंग्वेज के साथ जो है सेट करना है। ठीक है ना, मतलब लैंग्वेज में जब ये क्वेश्चन आएगा तो फिर उसको हम किस टाइप से डील करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ हम देख रहे हैं ए और बी जो है इसका रेशो है 5:6 और बी और सी का जो रेशो है वो कितना है 12:13। अब यहाँ पर जब हम इन दोनों रेशो को अलग अलग जो दिए हुए हैं इनको जब मर्ज करेंगे, जब हम इनको मर्ज करेंगे तो जब भी ये कोई भी रेशो जब मर्ज होगा तो वहां पर जो है कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई वेरिएबल जो है कॉमन होगा। कॉमन मतलब यहां पर और यहां पर वो सेम दिख रहा होगा। मतलब यहां देखो ए और बी जब ग्रुप की हम बात करें और बी और सी की जब ग्रुप की बात करें तो यहां पर जो बी वेरिएबल है वो सेम है। लेकिन जब हम इनकी वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज मैंने आपको बताया था कि जब अपन अनुपात में जब बात करते हैं तो अनुपात क्या बताता है, हमें एक दूसरे से कंपैरिजन बताता है। तो यहां पर जो है जब हम मर्ज करेंगे तो तीनों एक दूसरे से कंपेयर हो रहे होंगे और जब तीनों को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब है उस रेशो को हम यहां पर मर्ज करेंगे। अब मर्ज करने का मतलब यहां पर होगा कि जब बी वैल्यू हम जब काउंट करेंगे यहां पर तो बी की वैल्यू दोनों से जो है इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर देखो, यहां जो है 6 है और यहां क्या है 12 है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड इसको जो है इक्वल करेंगे और इक्वल करने का एक ही जो है तरीका होगा, वो क्या होगा कि हम इसको किसी ना किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखो यहां पर है 12 और यहां पर है 6। तो हम देखो यहां पर 2 से यदि इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 12 हो जाना है। लेकिन याद रखना है जब भी अनुपात हमें दिया होता है तो अनुपात क्या बताता है, एक दूसरे से तुलना बताता है। जो नंबर्स की जो है एक दूसरे से तुलना होती है। तो इसका मतलब है यदि हम इसमें कोई भी चेंज लेके आ रहे हैं तो ये चेंज आपको इस पेयर में जितने भी नंबर्स होंगे उनके लिए भी लाना होगा। मतलब हम यहाँ पर किससे इनटू कर देंगे, इसको भी 2 से। देखो यहाँ हमने कोई चेंज नहीं किया है, यहाँ हमने चेंज किया है 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब था यहाँ पर, क्योंकि हमें जो कॉमन जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू को हमें इक्वल करना था। तो यहाँ पर 12 हो गया और यहाँ पर भी क्या हो गया 12 हो गया। मतलब हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ 12 है और यहाँ कितना है 10। अब हम देख रहे हैं कि ए और बी के लिए जो रेशो है वो 10:12 है और यहाँ बी और सी के लिए जो रेशो है वो 12:13 है। अब यदि हमें इसका मर्ज रेशो निकालना है तो हम बोलेंगे कि ए बी और सी का हम एक साथ रेशो निकालेंगे। अब जब इनकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर कितना आ गया 10, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 13। तो इनका जो मर्ज रेशो होगा वो कितना होगा 10:12:13। क्लियर।
अब देखो यहां पर हमने इस कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई तो कर दिया, लेकिन इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो यहां पर हमने देखा कि ये जो है इसमें हमने कोई चेंज नहीं लाया, यहां हमने केवल एक साइड, देखो एक रेशो एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, तो इसमें हमने केवल एक पेयर को ही किसी ना किसी नंबर से मतलब 2 से यहां पर मल्टीप्लाई कर कर इसको जो है मर्ज कर दिया है। प्रॉब्लम हो सकती है यदि क्वेश्चन कुछ अलग हो, तो क्वेश्चन जैसे मान लीजिए यहां पर इस टाइप से आ जाए, जैसे मान लीजिए x और y करके 2 नंबर हैं और इनका रेशो जो है मान लीजिए 3:4 है, और दूसरा जो है मान लीजिए यहां पर y/z है जिसका रेशो मान लीजिए 3:4 है, इसका भी 3:4 है। अब दोनों पेयर को हम देखें तो दोनों पेयर हमें बता रहे हैं कि यहां पर इन दोनों के लिए जो रेशो है वो क्या है, इक्वल है, मतलब 3:4 है और यहां पर भी 3:4 है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर पर्सन चेंज हो गए, यहां पर x और y के लिए बात की जा रही है और वहां दूसरे पेयर में y और z के लिए बात की जा रही है। जब हम इन दोनों को ऑब्जर्व करें तो यहां पर हमारे सामने रिजल्ट निकल कर आएगा कि दोनों पेयर में एक पर्सन यहां पर कौन है, कॉमन है, वो है y। तो y को हम कॉमन पर्सन यहां ले रहे हैं, तो हम जब इनको मर्ज करेंगे तो y के साथ यहां पर ये मर्ज हो जाएंगे, मतलब हम इसको जब मर्ज कर लिखेंगे तो x अनुपात y अनुपात z लिखेंगे। क्लियर है? अब x अनुपात y अनुपात z तो आपने लिख दिया, लेकिन इनकी वैल्यू जो कि कॉमन पर्सन होगा उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और इक्वल यहां पर नहीं है। देखो यहां पर कितना है, y के लिए 4 है और यहां पर कितना रिप्रेजेंट हो रहा है, 3 रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को मर्ज करने के लिए इसकी वैल्यू को इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि हम किसी ना किसी नंबर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई तो हमें यह देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई एक साइड से काम चल रहा है या फिर जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने जो किया था उसमें हमने एक साइड एक पेयर में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर कर उनको इक्वल कर लिया था। लेकिन यहां पर है कि हमें एक साइड से जब इनटू करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये जो है इक्वल नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 3 को यहां पर इस पेयर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 को इस पेयर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन दूसरी बात यह है कि कंपेयर जो नंबर होते हैं तो उस पेयर में जितने भी नंबर होते हैं यदि कोई भी चेंज ला रहे हो तो दूसरे नंबर में भी वही चेंज लाना होता है। मतलब यहां पर हम इसको भी किससे इंटू करेंगे, 3 से, और इस पेयर में हमने 4 से इंटू किया है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो अब हम जो चीज फोकस करना चाह रहे हैं वो क्या है, y की वैल्यू, जिससे हम इस दोनों रेशो को मर्ज करेंगे। तो y जो है दोनों में देखिएगा कितना हो गया, 12, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे 12, यहां पर भी 12, लेकिन इसके कारण जो चेंज आया बाकी सब वैल्यू में वो हो जाएगा यहां पर 16 और यहां पर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है ना। तो यहां हम जब देखेंगे कि x और y का रेशो तो यहां आ रहा है 9:12, और जब y की वैल्यू यहां से लें तो 12 है, लेकिन z की वैल्यू क्या हो जाती है, 16 हो जाती है। क्लियर है क्या? तो यहां इसका जो रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा, 9:12:16। अब यहां ये कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया होगा कि जब एक साइड मल्टीप्लाई करने की बात आए तो हम समझ पा रहे हैं कि यहां पर हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा कि यहां 12 है, यहां पर 6 है, केवल एक साइड से ही मल्टीप्लाई करने से काम चल रहा है। लेकिन जब क्वेश्चन हम यहां ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहां पर जो है दोनों साइड जो हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ा है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि कभी हमें मल्टीप्लाई करना ही ना पड़े। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहां पर है m/n, इसका रेशो है मान लीजिए 1:3, और नेक्स्ट है m/p, और इसका रेशो मान लीजिए है 1:2, 1:2। अब हमें इन दोनों को मर्ज करना है। दोनों को मर्ज करने का मतलब है कि कॉमन कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए। वो हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों में कौन कॉमन है, m कॉमन है।
तो यहां पर m को लेते हुए दोनों पेयर को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, और यहां पर मर्ज करेंगे तो इसको लिखने का जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा वो होगा m रेशो n और रेशो p। इस टाइप से हम इसको क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। अब इसकी वैल्यू हम यदि ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि दोनों पेयर में हमारा फोकस होना चाहिए कि जो कॉमन है मर्ज करने के लिए उस वैल्यू को इक्वल करना होता है। लेकिन जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो जो कॉमन है उसकी वैल्यू भी इक्वल है। इसका मतलब है हम जब इसको मर्ज करेंगे तो इसमें जो है किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मतलब यहां पर 1 है और यहां पर भी 1 है, मतलब यहां जब वैल्यू इक्वल है तो मर्ज जो है करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां हम डायरेक्ट इस नंबर को लिख सकते हैं, m के लिए 1, n के लिए कितना हो जाएगा 3 और p के लिए हो जाएगा 2। तो इसका मर्ज रेशो ये हो जाएगा। हमने 3 क्वेश्चन यहां पर देखे और तीनों क्वेश्चन में देखा कि जब हमें 2 पेयर दिए हैं और दोनों में हो सकता है एक ही साइड मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट हो, या फिर हो सकता है कि दोनों साइड मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट हो, या हो सकता है मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट हो ही ना। तो यहां पर जो है ये कॉन्सेप्ट हमने मल्टीप्लाई से जान लिया है। लेकिन इसका जो है एक सिंपल तरीका भी है, और वो क्या है देखिए। यहां पर जैसे मान लीजिए x रेशो y, और यहां मान लीजिए नेक्स्ट है y रेशो z। अब आप ध्यान से इसको जो है देखना कि इसको शॉर्टली हम इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर है 5:4 और यहां मान लीजिए 3:2। देखा जाए तो दोनों पेयर हैं और दोनों पेयर में कोई ना कोई कॉमन भी है, और उस कॉमन पर्सन से हम इसको मर्ज कर सकते हैं। हमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है x रेशो y रेशो z, x अनुपात y अनुपात z। अब x अनुपात y अनुपात z में आपको जो है एग्जामिनर चाहे कुछ भी पूछे, देखो मैं अभी चेंज करके बताऊंगा। यहां पर आपको थोड़ा सा अभी जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो शायद कुछ ऑब्जर्व ना कर पाओ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहां पर जो है जो कॉमन पर्सन होगा, जब मर्ज करेंगे तो जो कॉमन पर्सन होगा उसको हम बीच में लिखेंगे। मतलब कॉमन कौन है, y है, और y को मैंने देखो यहां बीच में लिखा है, मैंने नहीं लिखा, अभी जो है एग्जामिनर ने ही जो है इसको बीच में लिख दिया है। आपसे जो एग्जामिनर ने क्या पूछा है, x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू पूछी है। मतलब एग्जामिनर ने ये पूछा है और हमें भी y को बीच में ही रखना था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कॉमन पर्सन कोई दूसरा नंबर होता है या फिर दूसरा पर्सन होता है, तो उसको हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। अभी देखते हैं कि मैं बस केवल इतना बताना चाह रहा हूं आपको कि यहां पर जो है जो कॉमन पर्सन होगा उसको हम कहां रखेंगे, बीच में रखेंगे। बीच में मतलब जब हम मर्ज करेंगे तो x और z, और कॉमन पर्सन कौन था, y, तो y को मैंने कहां रख दिया, बीच में। अब इनकी वैल्यू को पुट करेंगे इसके अकॉर्डिंग जैसा हमने इसको लिखा है, ठीक है ना। तो x और y का जो रेशो है वो कितना है, 5 अनुपात कितना है, 4 है, और y और z का रेशो कितना है, 3:2 है। क्लियर है। अब देखो यहां पर आपको जो है क्या करना है, ये आपने वैल्यू को पुट कर लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है कि यहां पर देखो ये और ये जो जगह है इसको हमें फिल आउट करना है। तो कैसे, जो वैल्यू इधर है उसको तो इधर रिपीट करना है, मतलब कितना रिपीट करना है, 4, और जो वैल्यू इधर है उसको इधर रिपीट कर देना है, मतलब कितना रिपीट कर देना है, 3। क्लियर है। अब जब हम इनको मर्ज करेंगे तो इनको वैल्यू को हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 8। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मर्ज रेशो हो जाएगा, जिसमें हमें ये दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 साइड करना है, 2 साइड करना है, या फिर करना है या नहीं करना है। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर जाननी नहीं पड़ रही है, हम डायरेक्ट इसको जो है कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर। लेकिन ये कभी कभी जो है
प्रॉब्लम भी कर जाता है। तो हमें जो है, मैंने आपको जो इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट बताया उसको आपको जरूर याद रखना है। क्यों याद रखना है, देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा। अभी ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, इसके लिए एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। तो देखिएगा यहां पर नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए यहां पर है ए और बी, ए और बी के लिए जो है मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है 12:7, ठीक। और नेक्स्ट हम ले रहे हैं ए और सी, ये हमें मान लीजिए दिया हुआ है 4:3। ये दो पेयर हमारे पास दी हुई है और हमसे जो एग्जामिनर ने पूछा है वो क्या पूछा है, A:B:C। अब दोनों क्वेश्चन, मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन और जो अभी क्वेश्चन हम करेंगे वो, इन दोनों को यदि ऑब्जर्व करोगे तो देखो एग्जामिनर ने क्या पूछा और हमें इसको कैसे सेट करना है। तो देखिए यहां पर y कॉमन था और यहां पर कौन कॉमन है, a कॉमन है। लेकिन एग्जामिनर ने जो लिखा है, जो आपसे पूछा है वो क्या पूछा है, A:B:C पूछा है। मतलब हमें एग्जामिनर की तरह से यदि हम करना स्टार्ट करें तो हम शायद इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई इसमें नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपनी तरह से इसको जो है पहले सेट कर लेना है। तो हमें अपनी तरफ से इसको जो है सेट कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया कि जो कॉमन होगा उसको हम बीच में लिखेंगे, और बीच में लिखेंगे तो मतलब कॉमन कौन है, ए कॉमन है, और ए कॉमन है तो इसको हम लिख देते हैं बीच में, ठीक है ना। अब ए कॉमन बीच में लिख दिया, बाकी जो अदर दो पर्सन है वो किधर आएंगे, तो एक तो इधर आ जाएगा, मतलब बी को आप इधर भी लिख सकते हो या उस साइड, तो दूसरा जो है सी इधर आ जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बी को आप इधर ही लिखोगे कि इधर भी लिखा जा सकता है, तो आप किधर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बस फोकस ये करना है कि जो कॉमन है उसको बीच में लिखना है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद जैसा भी आपने लिखा है उसके बाद उसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है यहां पर पुट करोगे। तो यहां पर देखो बी है तो बी की वैल्यू कितनी है 7 और ए की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है ना। तो इसकी जैसा आपने सेट किया है वैसा ही इसको वैल्यू को हमें इसके अकॉर्डिंग सेट करना है। फिर ए की वैल्यू यहां पर कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर है क्या। इसके बाद क्या करना है, हमें देखना है यहां पर कि जो वैल्यू है जो रिपीट की जानी है वो वैल्यू कौन सी होगी। तो वो वैल्यू कौन सी होगी, यहां एक तो इधर रिपीट होगा एक नंबर और दूसरा इधर रिपीट होगा। इधर तो ये वाला नंबर रिपीट हो जाएगा और इधर ये वाला नंबर रिपीट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये नंबर जब आप रिपीट कर लोगे उसके बाद जो है हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। अब एक बात और समझ लीजिए, मल्टीप्लाई करोगे फिर उसको जो है डिवाइड कर कर वापस परफेक्ट रेशियो निकालोगे, तो इससे बेटर है कि इसको मल्टीप्लाई किया जाना है, इसको मल्टीप्लाई किया जाना है, इसको मल्टीप्लाई किया जाना है। अब आप ये देखिएगा कि यहां पर यदि कोई नंबर कैंसिल आउट हो रहा है तो पहले उसको कैंसिल कर लेना है, क्योंकि मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी कैंसिल कर सकते हो, उससे भी आंसर वही आना है, लेकिन पहले कैंसिल कर लोगे। क्योंकि देखो टाइम जो एग्जाम में जो टाइम हमें दिया जाता है किसी भी क्वेश्चन के लिए वो बहुत ज्यादा कम होता है, और उस कम टाइम में जो है हम जितना कम स्टेप को यूज करेंगे वो परफेक्टली हमारे लिए, हमारी सक्सेस के लिए ठीक होगा। तो यहां पर जो है हम इसको जो है 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 4, 4 and 3। क्लियर है। मतलब यहां पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 1 है, यहां 1 है और यहां पर 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा 7:12:9। तो ये इसका जो है परफेक्ट रेशियो हो जाएगा। यदि आप इसको मल्टीप्लाई ना करते, मान लीजिए आप नहीं करते, तो बाद में करना पड़ता। देखो आप यदि मल्टीप्लाई नहीं करते तो इसको क्या लिखते 28, इसको मल्टीप्लाई कर कर क्या लिखते 48, इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या लिखते 36। लेकिन ये परफेक्ट रेशियो नहीं है। मैं यही बताना चाह रहा था कि ये परफेक्ट रेशियो नहीं है, और परफेक्ट रेशियो निकालने के लिए हमें इसको वापस से जो है किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब डिवाइड करोगे तो देखो आप यहां पर ये जो तीनों नंबर हैं ये 4 से ही डिवाइड हो पाएंगे। तो 4 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो फिर ये नंबर जो आएगा, मतलब ये जो रेशियो आएगा वो आएगा 7:12:9। क्लियर है क्या। इसको आप एक बार नोट कर लेना। और जो है
एक सेकंड, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक ये भी आप नोट कर लेना। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब नेक्स्ट देखिए, अब देखो यहां हमने जो फर्स्ट में जो क्वेश्चन किया था, फर्स्ट में जो हमने कॉन्सेप्ट समझा था, फिर उसको हमने सॉर्ट किया एक ट्रिक के थ्रू। अब जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया, जो कॉन्सेप्ट बताया, जो शॉर्ट ट्रिक बताई आपको, वो कभी कभी आप अप्लाई कर पाओगे, या हो सकता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन को चेंज कर दे या फिर किसी दूसरे वे में उसको जो है पुटअप करे, तो आप उसको समझ ना पाओ। तो यहां पर जो है आपको जो मैं अभी बता रहा हूं जो क्वेश्चन, वो भी आपको थोड़ा सा देख लेना है। देखिए यहां पर मान लीजिए इस बार एबीसी का रेशो आपको दिया हुआ है 3:5:6, एबीसी का रेशो दिया हुआ है। और सेकंड पेयर में जो है मान लीजिए हमें दिया हुआ है बी, सी और डी का रेशो। एक तो ये पेयर है और दूसरा ये पेयर है। एबीसी का रेशो है 3:5:6 और बी और सी और डी का रेशो जो यहां है वो मान लीजिए दिया हुआ है 15:18:19, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, इस पर देखो हमने यहां पर जो है जो क्वेश्चन यहां पर पुटअप किया है उसमें यदि मर्ज रेशो हम यदि निकालें तो दो वेरिएबल्स जो हैं ऐसे हैं जो कॉमन है दोनों पेयर में। वो कौन से हैं आपको दिखाई दे रहा हो, वो कौन कौन से हैं? एक तो है बी और एक है सी। ये दोनों जो हैं दोनों पेयर में क्या है? कॉमन है। अब जब कोई भी चीज कॉमन होती है, कोई भी वेरिएबल कॉमन होता है, तो उसको जब मर्ज किया जाता है रेशो के लिए तो हम उसी को याद रखते हैं, मतलब उसी को फोकस करते हैं जो कॉमन आया है। अब कॉमन कौन है? बी और सी है, मतलब इनकी वैल्यू हम देखें तो वैल्यू जो है अलग अलग है। अब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, कॉन्सेप्ट क्या, जो मतलब शॉर्ट ट्रिक समझाई थी आपको कि जो कॉमन आए उसको बीच में रख लेते हैं, लेकिन यहां पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि बीच में कितनी वैल्यू होगी? दो वैल्यू होगी। तो यहां पर ये क्वेश्चन उस टाइप से नहीं हो पाएगा। मतलब हमारा जो मेन जो कॉन्सेप्ट है यहां पर उसी को यहां पर फॉलो करना है। और यहां पर क्या होगा, देखो बी और सी है, तो बी और सी की वैल्यू यदि हम ऑब्जर्व करें तो यहां पर जो है 5 और 6 है और यहां पर 15 और 18 है। देखा जाए तो यदि हम इसको इक्वल करें तो यहां पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, और यहां पर भी किससे इंटू करना पड़ेगा? 3 से। याद रखना ये एक ही ऐसा नंबर होगा जिससे हम इंटू करेंगे तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। मतलब यहां है 15 तो 5 है तो 15 हो गया, यहां है 6 और 3 से इंटू किया, देखो मैं 3 से यहां कर रहा हूं और 3 से ही यहां कर रहा हूं, है ना। दूसरी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक ही वैल्यू। ये क्वेश्चन ही इस टाइप से डिजाइन किया होगा कि एक ही वैल्यू से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये वैल्यू जो है दोनों वेरिएबल के लिए क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। मतलब देखो यहां पर है 15 और यहां पर कितना हो गया? 18। ठीक है ना। तो देखो 15 और 18 जो वैल्यू हमें इक्वल करनी थी इक्वल हो गई। लेकिन एक बात का आपको जरूर याद रखना है कि जो भी वैल्यू आपने इनटू की है वो पेयर, उस पेयर में जितने भी नंबर होंगे उन सबसे वो वैल्यू मल्टीप्लाई होनी चाहिए। मतलब दोनों को तो कर दिया लेकिन तीसरे को भी नहीं छोड़ना है। मतलब कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी चेंज आ रहा हो, कोई
प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपको फोकस करना होता है जो वैल्यू कॉमन आ रही होती है। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया, ए के लिए 9, बी के लिए कितना आ गया 15, और सी के लिए आ गया 18, और डी के लिए देखो डी में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि स्पेयर में हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया है कोई भी वैल्यू, तो डी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मतलब यहां पर कितना आ जाएगा 19। तो यहां पर जो इसका मर्ज रेशो होगा ABCD का वो कितना हो जाएगा 9:15:18:19। आप इसको नोट कर लेना। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हम इसके बेस पर जो लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं जिसको हमें सॉल्व करना होता है उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, वो हम देखेंगे। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया आपने। देखो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन लेते हैं जो लैंग्वेज में जो क्वेश्चन आना है। अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्टेप टू स्टेप यदि हम क्वेश्चन को सेट करें और अपने माइंड में, तो देखो इससे पहले वाला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, जैसी वैल्यू वैसा रेशो इनटू जो पूछा जाए, तो वो चीज तो यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले की जो कहानी है उसको हमें जो अभी कॉन्सेप्ट समझा है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मतलब यहां क्वेश्चन को यदि हम देखें तो यहां पर ए और बी का जो रेशो दिया हुआ है, ए और बी का जो रेशो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 3:5। ठीक, एक तो ये पेयर दी हुई है। एग्जामिनर ने देखो आपके साथ क्या किया है, आपके साथ किया है कि ए और बी का रेशो अलग दे दिया और बी और सी का रेशो अलग दे दिया। मतलब यहां पर दो पेयर आपको दी है। बी और सी का रेशो कितना दिया है 2:3, दो पेयर। ये आपको यदि क्वेश्चन इजी करना होता है इसको, तो आपको ये जो है एक सिंगल रेशो देकर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था, है ना। लेकिन इसने थोड़ा सा इसको पजल किया और दो रेशो देकर और इसकी वैल्यू कोई भी एक वैल्यू देकर और आपसे कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मैंने 3 क्वेश्चन यहां पर पुटअप किए हैं, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पुटअप हो गए। देखो एक तो आपको मर्ज रेशो निकालना पड़ेगा और दूसरा जो मर्ज रेशो निकालने के बाद उसकी वैल्यू के साथ उसको परफेक्टली जो है रिलेट करना पड़ेगा और उस रिलेशन के साथ आपको जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको फाइंड आउट करना होगा। तो यहां पर जो है हम देखें तो ए बी और बी और सी में मर्ज रेशो जब हम निकालेंगे तो कॉमन कौन होगा, बी कॉमन होगा। तो देखो बी हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, तो यहां पर है 5 और यहां पर है 2, कॉमन है बी। इधर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 10, और इधर 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 10। हमारा जो टारगेट था यहां पर कि जो कॉमन पर्सन है, कॉमन वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को हमें सेम करना था। तो इसकी वैल्यू को जब हम इक्वल कर लिए हैं तो अब हमें याद रखना है कि जो वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई हुई है उसी से पेयर में सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इधर तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 5 से इंटू कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 6, 10, उसके बाद यहां हो जाएगा 10, 15, ठीक है। अब यदि इनको मर्ज करें तो आराम से हो ही जाएगा ए बी सी, तीनों का रेशो क्या हो जाएगा 6:10:15, ठीक है। लेकिन ये रेशो निकाला है हमने, मतलब क्वेश्चन 50% हो गया है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बचा है वो जो है हमने इससे पहले जो सेशन में जो क्लास हमने ली थी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो देखो क्या है क्वेश्चन, हम पहले देख लेते हैं। ए बी बी सी का रेशो हमें दिया हुआ था, हमने मर्ज कर दिया। इसका रेशो जो है फाइनली क्या निकल कर आया, परफेक्ट रेशो 6:10:15। अब इसकी वैल्यू इसके जो ए और सी की वैल्यू का जो डिफरेंस दिया हुआ है 54, वो ये जो वैल्यू है वो इस रेशो के साथ हम इसको रिलेट करेंगे। मतलब
यहां हम देखेंगे कि जो ये वैल्यू है 54, ये इसके लिए डेफिनेशन क्या है। इसके लिए डेफिनेशन है कि ये जो वैल्यू है ये किस पर्पज के लिए इस क्वेश्चन में ये शो कर रही है इस क्वेश्चन में कि ये है ए और सी का डिफरेंस, ए और सी का अंतर। तो जो 54 है इसके नीचे ये अंतर है, अंतर की वैल्यू है, डिफरेंस की वैल्यू है। किसके डिफरेंस की वैल्यू है? ए और सी के डिफरेंस की वैल्यू है। तो याद रखना डिफरेंस के नीचे उसी तरीके से जिसकी ये वैल्यू है डिफरेंस की, उसी तरीके से नीचे जो है उसी रेशियो का डिफरेंस हम लिखेंगे। मतलब ए और सी की वैल्यू का डिफरेंस है तो ए और सी के अनुपातों का डिफरेंस नीचे आएगा। मतलब ए और सी का डिफरेंस कितने का है? यहां पर हो जाएगा 9 का। ठीक है, अच्छा अब 9 का डिफरेंस हो गया, जैसी वैल्यू वैसा रेशियो नीचे लिखेंगे। सेकंड जो है यहां पर क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखेंगे कि हमें पूछा क्या गया, जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में तीनों का अलग अलग वैल्यू हमें बताना है। जब तीनों का अलग अलग वैल्यू बताना है तो हम यहां पर जब ए का वैल्यू निकालेंगे तो हम ए के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कितना हो जाएगा? 36। जब बी का निकालेंगे तो 54 डिवाइड में 9 इंटू में यदि बी का निकाल रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60। और जब सी का निकालोगे तो 54 डिवाइड में 9 इंटू में सी के लिए है 15, तो ये कितना हो जाएगा? 90। तो इस टाइप से जो है तीनों की अलग अलग वैल्यू हमने निकाल ली है। इसका आंसर आ जाएगा 36। तो देखो तीनों की अलग अलग वैल्यू पूछी थी, ए की अलग, बी की अलग और सी की अलग। तो तीनों की अलग अलग वैल्यू हमने यहां पर फाइंड आउट कर ली है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, यहां पर ये तो चीज फिक्स हो गई है कि 54 के नीचे कितना आना है? 9 आना है ना। लेकिन इसके बाद जो है क्वेश्चन की स्टोरी यहां से चेंज होती है। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? तो मल्टीप्लाई किससे करना है? जैसा पूछा गया है। पूछा क्या गया है? यहां पर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, तीनों का सम पूछा गया है, तीनों का योगफल पूछा गया है। तो ए, बी और सी का योगफल जब हम यहां पर निकालेंगे तो यहां पर इन अनुपातों के योग से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कितना आ जाएगा? 15, 10, 25 और 6, 31 है ना। तो यहां पर 31 हम लिखेंगे, यहां इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, 18, 186 इसका जो है आंसर हो जाएगा। मतलब तीनों का यदि हम टोटल करें वो यहां से भी हम निकाल सकते हैं, तीनों का प्लस करें तो ये जो है 186 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है अलग अलग निकालने के बाद इनको प्लस कर लो या फिर डायरेक्ट जो है अनुपातों के योगफल से इनटू कर दो तो भी ये कितना जाएगा? 186 आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट यही होगा जब क्वेश्चन ये पूछा गया है तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है यहां पर क्या पूछा गया है? तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें भी जो है हमें ये तो फिक्स ही रखना है कि 54 डिवाइड में 9 तो आना ही है, लेकिन इनटू किससे करेंगे? देखो ए और बी का डिफरेंस पूछा है, तो ए और बी का जब डिफरेंस हम निकालेंगे यहां पर तो कितना आना है? तो अनुपातों के डिफरेंस से इनटू कर देंगे। मतलब कितना आना है? 4। तो 6 इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। ये किसका डिफरेंस है? ए और बी। क्लियर है? तो यहां पर ये इस टाइप से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लेना। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां बोला गया है कि रोहन विजय की आय का जो अनुपात है वो 10:11 है और रोहन संजय की जो इनकम का रेशो है वो कितना है? 10:13 है और
यहां पर जो वैल्यू दी हुई है वो किसके लिए दी हुई है? विजय और संजय की आय के लिए दी हुई है। वो कितनी है? आय का डिफरेंस है ना, कितना? 40,000 का। अब यहां पर जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो यहां पर पूछे गए हैं वो क्या है? तो उसकी जो भी वैल्यू, जो भी रेशो आएगा उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब विजय और रोहन की जो इनकम है उसका जो है हमें टोटल निकालना है एक क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में रोहन और संजय की इनकम का टोटल निकालना है। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले जो इसका मर्ज रेशो है रोहन, विजय और संजय के लिए, वो हमें निकालना पड़ेगा। अब हम यहां पर यदि इसको क्वेश्चन को देखें तो हमें शायद कुछ करना ही ना पड़े। कुछ करना ही ना पड़े का मतलब कि यहां पर जब हम मर्ज रेशो निकालेंगे तो जो कॉमन पर्सन है, कौन है कॉमन? रोहन। और जब इनकी वैल्यू को ऑब्जर्व करोगे तो रोहन की वैल्यू भी क्या है? इक्वल है। और जब वैल्यू इक्वल होती है तो वहां पर मर्ज रेशो के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता है। तो हम यहां पर रोहन और विजय और संजय, तो रोहन देखो दोनों साइड ही कॉमन है, सेम है, तो इसकी वैल्यू को हम यहां केवल लिख देंगे। उसके बाद जो है विजय है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 11, और संजय की वैल्यू इधर से लेंगे तो कितनी आ जाएगी? 13। तो इसका जो मर्ज रेशो होगा वो 10:11:13 हो जाएगा। ये तो हो गई मर्ज रेशो की कहानी। अब यहां पर इसकी वैल्यू हम देखेंगे कि जो विजय और संजय है, ये जो 40,000 हमें दिए हुए हैं, ये 40,000 है, ठीक है ना? ये लो जी, 40,000 रुपए। तो ये जो 40,000 रुपए है ये डिफरेंस है किसकी? विजय की और संजय की इनकम का, ठीक है ना? तो 40,000 के नीचे जैसी वैल्यू है वैसा रेशो आपको लिखना होगा। मतलब विजय और संजय की आय के अनुपात का डिफरेंस यहां पर लिखना होगा, और वो होगा 2। क्लियर है क्या? मल्टीप्लाई हम उससे करेंगे जो हमसे पूछा जाएगा। तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? कि विजय और रोहन विजय और रोहन की इनकम का सम क्या होगा। तो यहां पर जो विजय और रोहन है उसका जो है हम टोटल करेंगे, तो अनुपातों के टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कितना आ जाएगा? 21। और जब हम इसको कैंसिल करेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 21, 42, 4,20,000, ये किसकी हो जाएगी? ये हमसे पूछिए विजय और रोहन। क्लियर है? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन शायद आपने निकाल लिया हो। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, मतलब टोटल ही पूछा है इसमें भी। तो यहां पर रोहन और संजय, रोहन और संजय का टोटल पूछा है इनकम का। तो यहां तक तो हमारा क्लियर रहेगा, यहां तक तो हमारा जो है क्लियर रहेगा कि 40,000 के नीचे 2 लिखेंगे, और रोहन और संजय, रोहन और संजय मतलब टोटल हो रहा है 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहां पर आ गया 20,000 मल्टीप्लाई करेंगे 4,60,000, ये हो जाएगा रोहन और संजय का इनकम का टोटल। क्लियर है? नोट अप कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा और उसके बाद जो है फिर देखते हैं। तो यहां पर जो है x और y के लिए रेशो दिया हुआ है और y और z के लिए रेशो दिया हुआ है, और जो वैल्यू बताई हुई है वो किसके लिए है, केवल x के लिए है। और जो दो क्वेश्चन यहां पर पुटअप किए हुए हैं वो आप देख लीजिए, उनके रेशो से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। एक बार ट्राई कर लीजिए फटाफट। हाँ देखिए, यहां पर जो है x और y का जो रेशो है वो कितना है, 5:4 है। पांच अनुपात चार। और x और z का रेशो क्या है, 10:9 है। ठीक है, अब मर्ज रेशो निकालोगे तो आप ही बताइए, इसमें जो है एक साइड से काम चल जाएगा या फिर मल्टीप्लाई ही नहीं करना पड़ेगा या फिर दोनों साइड ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसा ही हम यदि ऑब्जर्व करें तो यहां पर जो है कॉमन है x और वैल्यू हम देखें तो यहां पर है 10 और यहां है 5, तो एक साइड से ही काम चल जाएगा और इनटू करना पड़ेगा किसको, 5 को। जब 5 को 2 से इंटू करेंगे तो x की वैल्यू देखा जाए तो कॉमन हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मतलब यहाँ पर भी 10 हो जाएगा और यहाँ पर भी ऑलरेडी 10 है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 8 और इनका मर्ज रेशो हो जाएगा कितना, x अनुपात y अनुपात z। 10:8 अनुपात 9। ठीक है, ये हो गया इनका मर्ज रेशो। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में वैल्यू जो दी हुई है 40 वर्ष, ये किसके लिए है, ये है x की आयु, और x की आयु के नीचे याद रखना है x की आयु का रेशो आएगा। मतलब x की जो आयु है वो कितनी है, रेशो में 10, रियल वैल्यू में 40। ठीक है ना। उसके बाद जो हमसे पूछा जाए, जो हमसे क्वेश्चन किया हुआ है उस क्वेश्चन के हम अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में y और z की आयु का डिफरेंस यहां पर पूछा हुआ है, किसका, y और z का। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाना है, 4 वर्ष। ये किसका है, y और z के एज का डिफरेंस। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में z और x के आयु, सॉरी z x से आयु में कितना छोटा है। मतलब वो ही डिफरेंस पूछा है आपसे। जब भी ये बात की जाए कि छोटा है या बड़ा है ना, तो इसका मतलब है वहां पर दो ऑब्जेक्ट के डिफरेंस की बात की जा रही है। मतलब यहाँ पर जो है z और x की एज का डिफरेंस यहाँ पर पूछा गया है। तो इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग 40 के नीचे तो 10 आना ही है, लेकिन इनटू किससे करेंगे, जो पूछा जाए। मतलब z और x की अनुपातों का डिफरेंस, z और x डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। क्लियर है क्या। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब यहां पर भी डिफरेंस 4 का ही आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक, लेकिन ये डिफरेंस किसका है इस बार इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, z और x की एज का। क्लियर है, आप नोट कर लेना। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। थैंक यू।